लोग बात कर रहे थे आपका ऐतिहासिक विचारधारा में बिल्कुल समारोह होना है। 3 अंतिम विचारक बचे और 3 अंतिम विचारक बचे ये भी न कहें, बल्कि एक अंतिम विचारक बचा, 2 तो सिद्धांत बचे। एक विकासवादी सिद्धांत है और दूसरा जातीयता का सिद्धांत है। बाकी एक विचारक बचे, रॉबर्टो बैगावीरा उनगर, जिनका भी इंट्रो आपको दिया गया, उनका परिचय आपको दिया गया है कि वो कैसे, उनकी विचार की प्रक्रिया क्या है, सोचते कैसे हैं। कोई भी आदमी जब किसी भी विषय पर सोचना शुरू करता है तो उसकी सोचों की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। वो हर चीज के बारे में विचार करता है कि ये चीज क्यों है। रॉबर्टो बैगावीरा उनगर उसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी विचार पद्धति ऐतिहासिक है। और जो ऐतिहासिक विचार पद्धति के लोग होते हैं वो मानते ही है कि जो कुछ वर्तमान में है ये ऐसे ही नहीं है। जो कुछ वर्तमान में वो इतिहास का परिणाम है। जो कुछ भूतकाल में हो चुका उसी ने वर्तमान को निर्मित किया है। तो जो वर्तमान है वो भूतकाल का परिणाम है और आज जो वर्तमान है ये कल का भूतकाल होगा। इसी के आधार पर कल का जो वर्तमान है, जिसे आज आप भविष्य कह रहे हो, ये निर्मित होगा। तो इसलिए आज हमें ठीक करना चाहिए और ठीक हम कर रहे हैं, ये जाने कैसे? भाई हम ठीक कर रहे हैं, इसके लिए कोई मापदंड, कोई तुला ये तो होनी चाहिए, कोई कसौटी ये तो होनी चाहिए। तो हम ठीक कर रहे हैं या नहीं, इसका एक ही मापदंड हो सकता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या है, और उसका जो परिणाम होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है। ठीक है भाई, आज आप जो कुछ कर रहे हो उसका क्या परिणाम निकलेगा ये आप थोड़े जानते हैं, तो ज्योतिषियों का विषय है। तो आप ज्योतिषी नहीं हो सकते, तो आप ज्योतिषी हो जाओ, बस यही इतिहास का उपयोग है। इतिहास आपको यह बता रहा है कि आपने अगर ऐसा किया तो यह होगा, और यही इतिहास का उपयोग है। इतिहास पढ़ा ही इसीलिए जाता है कि जो कुछ पूर्व में गलती हो गई उसे दोहराए नहीं। लेकिन हम लोग इतिहास का उपयोग दूसरे तरह से करते हैं। हम लोग इतिहास का उपयोग दूसरों को जलील करने के लिए करते हैं। बोले उन्होंने ये किया था इसलिए अब उनके साथ हम यही करेंगे। तो इतिहास का यह उपयोग नहीं है कि आप लोगों को अपमानित करने के लिए इतिहास का उपयोग करो। इतिहास का उपयोग तो यही है कि गलतियों के सुधार के लिए इतिहास का उपयोग किया जाए। पूर्व में जो गलतियां हुई वो न हो, ठीक है। और अगर कोई गलती हो गई पूर्व में गलती हुई, अगर अच्छा हुआ पूर्व में तो उसे फॉलो करेंगे। भाई पूर्व में जो अच्छा हम कर चुके उसे हम बदले क्यों? तो जो लाभदायक है वो कंटिन्यू रहे और जो हानिकारक है उसमें हम रद्दो बदल करके उसे अनुकूल बना सके, यही इतिहास का उपयोग है। इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है। जैसे लोग कहते हैं इतिहास को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं, कोई मूल्य नहीं, क्योंकि जो हो चुका उसका क्या अर्थ हो सकता है, जो हो चुका उसका क्या मूल्य हो सकता है। जो हो चुका उसे अनहुआ नहीं किया जा सकता। जो भी हो गया उसे आप अनहुआ कैसे कर देंगे? किया अनकिया तो नहीं हो सकता। तो जो हमारी क्षमताओं के बाहर है करना, उसे हम अपने ढंग से उपयोग ये तो कर ही सकते हैं। और इसी सूत्र का उपयोग हम लोग सोशियोलॉजिकल स्कूल में देखेंगे। इसी सूत्र का उपयोग किसने? प्यूफेनडॉर्फ ने किया है कि आदमी में दोनों प्रवृत्तियां हैं, वो अच्छा भी है वो बुरा भी है। हम न तो उसकी अच्छाई को खत्म कर सकते हैं और न उसकी बुराई को। बुराई जो मानी गई वो लोभ, मोह ये मानी गई, क्रोध ये माना गया। हम इसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसका समाज के लिए उपयोग ये तो कर सकते हैं। जो क्रोधी स्वभाव का हम उसे सैनिक बनाएंगे, उसका क्रोध का उपयोग करेंगे, ठीक है। जो लोभी है हम उसे व्यापारी बनाएंगे, उसके
लोभ का उपयोग करेंगे समाज के लिए। तो जो हम खत्म नहीं कर सकते उसे हम उपयोगी ये तो बना सकते हैं। ये ठीक है कि किया अनकिया नहीं हो सकता, जो इतिहास है बदला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उसका अध्ययन जरूरी है ताकि जो अच्छा है वो कंटिन्यू हो सके और जो बुरा है उसमें परिवर्तन लाए जा सके। इसी दृष्टिकोण से चाहे संस्थाएं हों, संस्था हमने पहले भी कहा कि संस्था कहते किसको, इंस्टीट्यूशन। ये किस चीज का नाम है? तो इंस्टीट्यूशन कोई बिल्डिंग नहीं है, इंस्टीट्यूशन कोई भौतिक अस्तित्व रखने वाली चीज भी नहीं है। इंस्टीट्यूशन का अर्थ होता है एक नहीं, बंच ऑफ रूल्स, यानी नियमों का समूह। और जो नियमों का समूह सिर्फ इसलिए निर्मित हुआ है कि ह्यूमन कंडक्ट इसको रेगुलराइज किया जा सके, विनियमित किया जा सके। तो नियमों का ऐसा समूह जो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलराइज कर देता है, दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशन, दैट इज नोन बाय अस एज अ इंस्टीट्यूशन। कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग भी कॉलेज का भाग है, लेकिन बिल्डिंग ही कॉलेज नहीं है। कॉलेज meaning thereby that is a bunch of rules you can enter at there in a particular dress and you are expected to behave in a particular manner at that place। ठीक है, और किस ढंग से आप प्रवेश करेंगे, किस ढंग से आप वहां रहेंगे, इस सब के संबंध में नियम है। तो उन नियमों का समूह कॉलेज है, और वो कॉलेज इस बिल्डिंग में भी लग सकता है और ये बिल्डिंग छोड़कर किसी अन्य बिल्डिंग में भी लग सकता है। अगर ये बिल्डिंग ही कॉलेज है तो अगर बिल्डिंग में चेंज हो तो कॉलेज बदल गया, जबकि ऐसा नहीं होता। इसके मतलब ये हुए कि इंस्टीट्यूशन या संस्था कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है, वो कुछ अमूर्त है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट है। और वो एब्स्ट्रैक्ट क्या है? नियमों का समूह। तो चाहे संस्थाएं हों, चाहे व्यक्ति हों, चाहे ह्यूमन कंडक्ट हो, उसका जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन चलता है उसका उपयोग यही होता है कि हम गलतियों को दोहराए नहीं, उनमें सुधार लाएं, और जो अच्छा है उसे छोड़े नहीं, वो कंटिन्यू रखें। और ये इतिहास का दुरुपयोग है कि हम गलतियां याद रखें। इसीलिए सिद्धांत क्या है? भूलो और माफ करो, सिद्धांत ये है। लेकिन कुछ इतना गलत होता है जिसे याद रखा जाना चाहिए ताकि भविष्य में गलती न हो। हमें ये याद रहे कि इस प्रकार की जो चीजें हैं उनके परिणाम इतने भयंकर हैं कि किसी भी सूरत ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सिद्धांत यह भी है कि न भूलेंगे न माफ करेंगे। सिद्धांत यह भी है क्या नहीं भूलेंगे, क्या नहीं माफ करेंगे, और क्या भूलेंगे और क्या माफ करेंगे, इसे तय करने के लिए ईश्वर ने आपको विवेक दिया है। और आपको विवेक का समुचित प्रयोग करना चाहिए और ऐतिहासिक घटनाओं में यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि हम क्या भूलेंगे और क्या माफ करेंगे, और क्या कभी नहीं भूलेंगे और क्या कभी नहीं माफ करेंगे। सब कुछ भूला जा सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक इतिहास में 1975 का आपातकाल नहीं भूला जा सकता। सब कुछ भूला जा सकता है, लेकिन 1947 का पार्टीशन नहीं भूला जा सकता। वो न भूलेंगे न माफ करेंगे, और बाकी सब कुछ भूलेंगे और माफ करेंगे। यह अंतर विवेक है जो आप में जागृत होना चाहिए। और दिस इज द यूज ऑफ हिस्टोरिकल टेक्निक। आप ऐतिहासिक विचारधारा, इससे जब किसी चीज को देखते हैं तो आपको कुछ दिखता है, ठीक है। वो जो दिख रहा है उसका समाज जीवन के लिए उपयोग ये किया जाता है। तो ऐतिहासिक विचारधारा जो कानून में है वो इसी का उपयोग कर रही है। वो देखती है कि कानून के रूप में क्या निर्मित हुआ,
वो जो सोसाइटी को रेगुलेट कर रहा है, जिसके कारण सोसाइटी अपने को एक सूत्र के तौर पर, एक समाज के तौर पर एक रखने में कामयाब हुई है, वो उस समाज में कानून के तौर पर माना गया है। रॉबर्टो मैंगाबीरा उनकर यही देख रहे हैं। जब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वो चीजों को देखना शुरू करते हैं तो वो पाते हैं कि किसी भी समाज में कानून क्या, ठीक है, कानून किस नियम को कानून के तौर पर मान्यता मिल रही, तो वो देख रहे हैं कि एक वैचारिक तारतम्य है जो इस दिशा की ओर उन्मुख है, जो इस दिशा में सोच रहा है कि समाज में व्यवस्था कैसे बने, मीनिंग देयर बाई व्हाटएवर is recognized as a law in a society that has a relation with social order. यानी कानून का एक विचार प्रवाह, एक विचार तारतम्य है, वैचारिक तारतम्य है, एंड इट हैज अ रिलेशन विद सोशल ऑर्डर। ये सामाजिक व्यवस्था के बारे में एक वैचारिक प्रवाह है, ये उनकी दृष्टि में आ रहा है, ये उन्हें दिख रहा है कि एक वैचारिक तारतम्य है जो सामाजिक व्यवस्था की ओर उन्मुख है। दूसरी बात जो उन्हें दिख रही कि ये वैचारिक तारतम्य किस ढंग से चल रहा है, तो देख रहे हैं कि ये वैचारिक तारतम्य प्रत्येक समाज की एक विचारधारा है, एक मुख्य विचारधारा है कि हम इससे, जैसे भारतीय जो जीवन है वो नैतिकता पर आधारित है, ठीक है, और नैतिकता चूंकि धर्म का भाग होती है और धर्म पूजा पद्धति का नाम नहीं है। धर्म यह भी है कि जलाशयों को पॉल्यूट न किया जाए, यह भी धर्म है। धर्म यह भी है कि पेड़ों को न काटा जाए क्योंकि उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। धर्म यह भी है कि जीवों पर दया की जाए। धर्म पूजा पद्धति का नाम नहीं है और यह हमारे खून में है, ठीक है। तो हिंदुस्तान में नैतिकता लोगों के चिंतन का भाग है। तो रॉबर्टो मैंगाबीरा उनकर यही कह रहे हैं कि प्रत्येक सोसाइटी में एक मुख्य विचारधारा चल रही है, मुख्य विचारधारा। प्रत्येक सोसाइटी एक मुख्य विचारधारा पर आधारित है। हमने आपको, जब हम चर्चा कर रहे थे किस पर, पुख्ता पर, तब भी हमने ये बात कही थी कि प्रत्येक समाज का एक राष्ट्रीय चिंतन है, प्रत्येक समाज की एक राष्ट्रीय चेतना है, प्रत्येक समाज की एक राष्ट्रीय भावना है। हमने आपसे कहा था कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में ही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में ही क्यों है? इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता ये उनके राष्ट्रीय जीवन का भाग है। हमारे यहाँ नैतिकता, हमारे यहाँ धर्म, ये है नैतिकता का भाग। हम बहुत बार गुलाम हो गए, हमने फिर भी चिंता नहीं की। हमें कोई गुलाम बनाने आया तो भी हम नहीं खड़े हुए, लेकिन जब धर्म जो नैतिकता के तौर पर समाज में विद्यमान है, उस पर जब कोई हमला हुआ तो पूरा भारतीय समाज खड़ा हो गया। और जब कोई समाज किसी विशेष चीज के पर हमला होने पर खड़ा हो, वही चीज उस समाज का राष्ट्रीय चरित्र है। आप कहते रहो कुछ भी, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र वही है और धर्म का पूजा पद्धति से कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे बड़ी गड़बड़ यही है। धर्म का मतलब सिर्फ इतना है कि अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे नियमों का समूह जो मानव समूह को, हम मानव समाज की बात कर रहे हैं, भारतीय समाज की नहीं। इसीलिए हमारे यहां सिद्धांत का सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है, सर्वे सन्तु निरामयाः। ये नहीं कहा कि भारतीय सुखी हो, भारतीय निरोग हो, ये नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो। ये धर्म है और ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र का भाग है। इंग्लैंड, व्यापार वहां के राष्ट्रीय चरित्र का भाग है। इंग्लैंड के निवासी सब कुछ सहन करेंगे जब उनकी व्यापारिक
लाभ पर या उनकी व्यापारिक गतिविधियों पर कोई नुकसान या कोई ऐसी चीज खड़ी होगी या कोई ऐसी बात आएगी जो उन्हें व्यापारिक नुकसान दे रही हो, तो पूरा इंग्लैंड खड़ा हो जाएगा। दुनिया में अकेला इंग्लैंड ऐसा देश जहां व्यापारिक कपट के लिए फांसी की सजा। और आपने हमने कहा था कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आप देखते हैं तो नंद कुमार ट्रायल आता है। नंद कुमार ट्रायल में इंग्लैंड की विधि के मुताबिक नंद कुमार को फांसी दी गई थी और एक व्यापारिक कागज की कूट रचना फोर्जरी उसने की है, ऐसा आरोप उस पर लगाया गया था। जितने उसे जुडिशियल मर्डर तो अन्य कारणों से भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी नंद कुमार की दोस्ती के लिए, वो भी फॉलो नहीं हुई। क्यों? वारेन हेस्टिंग्स जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे उनसे उसका झगड़ा था। इसलिए माना यह गया कि आपने न्याय के नाम पर हत्या की है, आपने न्याय नहीं किया। ठीक है, तो प्रत्येक समाज का एक राष्ट्रीय चरित्र है। तो रॉबर्टो मेगाबीरा उनगर ये पा रहे हैं कि विधि का एक वैचारिक तारतम्य है और ये वैचारिक तारतम्य सामाजिक व्यवस्था से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और सामाजिक व्यवस्था तब तक नहीं बन सकती जब तक उस समाज की जो राष्ट्रीय भावना है, यानी उस समाज की जो मूल भावना है, उसका ध्यान रखते हुए लोगों की दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियमों का विकास या न हो। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उस समाज में सामाजिक व्यवस्था निर्मित नहीं हो सकती। तो रॉबर्टो मेगाबीरा उनगर के 3 ठीक है सिद्धांत हैं, उनकी 3 प्रतिपादनाएं हैं, उनके 3 निष्कर्ष हैं। और वो निष्कर्ष क्या है कि कानून एक वैचारिक तारतम्य है, इसका सामाजिक व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है और ये किसी भी समाज की जो मुख्य भावना है उससे दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाए गए नियमों का सामंजस्य है। हमारे यहां वायु प्रदूषण अधिनियम ये आप बनाइए, प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि समाज के अधिकांश लोग ये मानते हैं कि हवा को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। अब बना के देखो वायु प्रदूषण करेंगे ऐसा कानून तो आपके हो सकता, ठीक है, डंडे पड़े हैं, कानून नहीं माना जाएगा। अब बना के देखो। तो इस समाज की जो राष्ट्रीय भावना है उसके अनुरूप आप जब समाज की दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नियम बनाएंगे उनसे सामंजस्य रखते हुए, तभी वो प्रभावी होंगे। और ये रॉबर्टो मेगाबीरा उनगर के अध्ययन का निष्कर्ष है। और वो कहते हैं कि कानून के रूप में उस समाज में वे नियम प्रचलन में होते हैं जिन नियमों के आधार पर वो समाज के तौर पर अपने को संगठित रखने में कामयाब हुआ है। ठीक है, कोई समाज जब किसी नियम के आधार पर, और नियम क्या है? आचरण की प्रणाली। नियम क्या है? आचरण की प्रणाली, उसी को नियम कहा जाता है। और कोई भी आचरण की प्रणाली के तौर पर किसी भी समाज में मान्य तब होती है जब वह उस समाज के लोगों की स्वीकृति को प्राप्त कर लेती है। अन्यथा आचरण की प्रणाली के तौर पर वो मान्य कैसे हो जाएगी? हो ही नहीं सकती। और कोई भी आचरण की प्रणाली किसी भी समाज में आचरण की प्रणाली के तौर पर स्वीकृति तब प्राप्त करती है जब वह आचरण की प्रणाली उस समाज के लोगों द्वारा जिन जरूरतों की पूर्ति की आशा की जाती है
उन जरूरतों की पूर्ति किए जाने का निर्देश ये उस समाज के लोगों को देती है, तभी वो आचरण की प्रणाली के तौर पर विकसित होती है। और जब वो आचरण की प्रणाली के तौर पर विकसित हो जाती है, तो जैसे आपको एक विशेष नाम दे दिया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, वैसे ही उसे एक नाम दे दिया जाता है, जो कि नाम क्या है? नियम। उसे नियम के रूप में उसका नामकरण हो जाता है। और जब वह नियम के रूप में नामकरण लंबे समय तक उस समाज में प्रचलन में रहता है, तब उसे हम रूढ़ि कहते हैं। दिस इज द कस्टम और यूसेज, ये तरीका है। तो रॉबर्टो मेंगाबीरा उनगर ये कह रहे हैं कि आपका कोई भी समाज जिन नियमों के आधार पर संगठित रहता है, वे नियम ऐसी आचरण की प्रणालियां हैं जिनके आधार पर उस समाज ने स्वयं को संगठित रखने में सफलता ये अर्जित की है। इसमें से रॉबर्टो मेंगाबीरा उनगर का संदेश क्या है कि भविष्य में भी आप नियमों के तौर पर, ठीक है, उन चीजों को मान्यता दें जिनके आधार पर समाज एक समाज के तौर पर संगठित रह सकता है। आप ऐसी किसी भी चीज को मान्यता न दें जो समाज को समाज के तौर पर संगठित रखने में सहायक नहीं है। ये रॉबर्टो मेंगाबीरा उनगर के अध्ययन का उपयोग है। आप कानून को या किसी भी विषय को जब तक इस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ेंगे कि आखिर उसका मानव जीवन के लिए उपयोग क्या है, तब तक आपको वो सिर्फ पढ़ाई नजर आएगा और एक भार नजर आएगा। प्रत्येक विषय मानव जीवन को सुंदर और सहज बनाने को समर्पित है। तो आपको उसका दृष्टिकोण, उसका अध्ययन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसीलिए अब अप्लाइड विषयों का एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन ये शुरू हुआ है, और अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इस सब का अध्ययन शुरू हुआ है। शिक्षा शास्त्रियों ने यह अनुभव किया है कि लोग मूर्खों की तरह सिर्फ सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान इस ओर नहीं है, न पढ़ने वालों का न पढ़ाने वालों का, कि वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, हम मानव जीवन को सुंदर और ठीक है सहज बनाने को समर्पित हैं। दैट इज वाई वी आर रीडिंग। तो इसको याद दिलाने के लिए अब अप्लाइड नाम लगाकर विषयों का अध्ययन ये शुरू हुआ है। तो रॉबर्टो मेंगाबीरा उनगर का इस सब में से जो संदेश है वो ये है कि आप ऐसे चीजों को मान्यता न दें जो एक समाज को समाज के तौर पर संगठित रखने में सहायक नहीं है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ रॉबर्टो मेंगाबीरा उनगर। इसके बाद वो देखते हैं कि आखिर आचरण की प्रणाली के तौर पर नियम विकसित कैसे होता है। तो वो देखते हैं कि आचरण के प्रणाली के तौर पर प्रथमता तो नियम रूढ़ि के रूप में विकसित हो जाता है, लेकिन फिर ये रूढ़ि अधिकार तंत्रीय विधि के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेती है, और फिर ये अधिकार तंत्रीय विधि एक लीगल ऑर्डर, एक विधिक व्यवस्था का भाग बन जाती है। ये विकास है जिसको रॉबर्टो मेंगाबीरा उनगर समाज के, दुनिया के बहुत सारे समाजों में देख रहे हैं कि विकास ऐसे ही हुआ है। प्रथमतः आचरण का नियम, ठीक है, आचरण का नियम मीनिंग देयर बाय आचरण की प्रणाली ये विकसित हुई, और आचरण की प्रणाली के तौर पर कौन सी प्रणाली विधिमान्य हुई? वो जो उस समाज के लोगों को समाज के तौर पर संगठित रखने में सहायक। और फिर इसमें दो चीजें जुड़ी, यानी इसके दो पहलू सामने आए। एक कि इसका लगातार रिपीटेशन हुआ है। क्यों रिपीटेशन हुआ? क्योंकि उस समाज ने अपने को समाज के तौर पर संगठित रखने में इस नियम के बार बार अनुपालन में, ठीक है, बुद्धिमत्ता निहित होना यह पाया है, या इस
नियम के लगातार अनुपालन से वो समाज के तौर पर अपने को संगठित रख पाया है, इसलिए आचरण की वो प्रणाली के तौर पर मान्य हो गई है। और जब ऐसा हुआ तो उस समाज ने उसको ये मान्यता दी। और नियम अब चूंकि नियम अन्य भी हैं, साइंस के भी नियम हैं, आदि बहुत सारे नियम हैं, इसलिए इस नियम को फिर नियम के अलावा एक अन्य विशेष नाम देने की जरूरत यह भी है। और नियम के अलावा जो विशेष नाम दिया गया रूढ़ि, यह नाम दिया गया, ठीक है ना। जैसे आप 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर लेकर पैदा हुए, यानी 2 पाए चौपाए के रूप में पैदा नहीं हुए, तो आपको नाम मिला मानव। फिर मानवों की भीड़ में आपको पहचानने के लिए एक अलग नाम आपको दिया गया, जो आपके नामकरण संस्कार में आपको मिला। ऐसे ही आचरण की प्रणालियां पदार्थों की भी हैं और मनुष्यों की भी हैं, और मनुष्यों के आचरण की अलग अलग प्रणालियां हैं। उन आचरण की प्रणालियों की भीड़ में, ठीक है, आचरण की प्रणाली को सिर्फ नियम कहकर हम उसकी पहचान नहीं कर सकते। दैट इज वाई वी हैव गिव, ठीक है, वी हैव नेम्ड, ठीक है, हमने एक और नाम दिया, उसे हमने रूढ़ि कहा। और जब रूढ़ि का हमने अध्ययन किया तो रूढ़ि में 2 तत्व पाए। एक, उस समाज के लोग अपने आचरण की प्रणाली के तौर पर सहज मान्यता ये उस रूढ़ि को दे रहे हैं, यानी सामाजिक मान्यता प्राप्त है रूढ़ि, राजकीय मान्यता प्राप्त नहीं है। और जब राजकीय मान्यता प्राप्त नियम होता है तो वो नियम सार्वजनिक है, वो पब्लिक रूल है, ऐसा रॉबर्टो मेंगाबीरा उनगर कह रहे हैं। वो आगे कहेंगे कि अधिकार तंत्रीय विधि सार्वजनिक होती है, सकारात्मक होती है, और रूढ़ि न सार्वजनिक होती है न सकारात्मक होती है। तो सार्वजनिक और सकारात्मक से उनका मतलब क्या है ये तो बताना पड़ेगा। तो वो कहते हैं सार्वजनिक का अर्थ है जिसे सरकार ने लागू नहीं किया, जिसके पीछे राज शक्ति नहीं है, जिसके पीछे सामाजिक स्वीकृति है, वो सार्वजनिक है ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो सामान्य है किंतु सार्वजनिक नहीं, वो सामान्य और सार्वजनिक में भेद कर रहे हैं। रूढ़ि सामान्य तो है, अर्थात सब उसका पालन ये तो कर रहे हैं, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं है, वो पब्लिक नहीं है। क्यों? उसे सरकार की मान्यता नहीं है, और वो सकारात्मक भी नहीं है। सकारात्मक से तात्पर्य जो रॉबर्टो मेंगाबीरा उनकर का है, प्रमाणवादियों का अलग है, सकारात्मक से तात्पर्य व्यक्ति जो शब्द का उपयोग कर रहा है, तो उस शब्द का उपयोग करने से वो व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, और उस व्यक्ति के द्वारा उस शब्द का उपयोग किए जाने पर वो क्या कहना चाहता है, इसी को आपको समझना चाहिए। किसी शब्द का कोई सार्वभौमिक अर्थ आपको नहीं लेना चाहिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ठीक निष्कर्षों पर नहीं होंगे। इसीलिए नियम क्या है? नियत देखो, जो कहा जा रहा है उसे मत सुनो, कहे जाने के पीछे जो नियत है उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। ये कहते हैं नीति नहीं नियत, क्योंकि नीति तो एक ही है भाई, नीति तो एक ही है कि आरक्षण देना है कमजोर वर्ग को, नियत देखनी है कमजोर वर्ग को देना है ना, कमजोर नामधारियों को तो नहीं देना है। जो ऑलरेडी मलाई काट चुके वो भी अब कमजोर है, आखिर कब तक कमजोर रहेंगे? तो नीति नहीं नियत ये देखी जाएगी। नीति तो एक ही रहेगी, नीति ये रिजर्वेशन देंगे, नियत कमजोर को देंगे ना, ठीक है। बेसिक बात क्या है? समानता, बेसिक तो ये है। तो समानता लाने के लिए कमजोर को सशक्त करना है, ठीक है। अब एक प्रमुख तर्क यह आता है, बोले छुआछूत अगर है
तो रिजर्वेशन रहेगा, कहां है छुआछूत? आज कौन किसी के हाथ का पानी पीने से इनकार कर सकता, और करेगा तो जेल जाएगा। ठीक है, तो वो बात भी तो नहीं रही। तो नीति नहीं, नियत देखी जाएगी, नियत तो एक ही रहेगी। तो इसलिए पॉजिटिविस्टों के लिए सकारात्मक अलग है, और रॉबर्टो मेंगाबीरा उनगर के लिए सकारात्मक इसका अर्थ अलग है। यहां सकारात्मक का अर्थ है जो जानबूझकर निर्मित किया गया, वो है सकारात्मक। ठीक है, रूढ़ि जानबूझकर निर्मित नहीं है, रूढ़ि सामाजिक स्वीकृति के आधार पर निर्मित है। इसलिए रूढ़ि न सार्वजनिक है न सकारात्मक है। ठीक है ना? लेकिन रूढ़ि उन सामाजिक प्रत्याशाओं की पूर्ति में सहायक है, सामाजिक प्रत्याशाओं की पूर्ति में, यानी रूढ़ि ऐसी सामाजिक प्रत्याशाएं उत्पन्न कर रही है जिनका समाज के लोगों द्वारा, ठीक है, आपूर्ति किया जाना ये जरूरी है। अर्थात उस समाज के लोगों की अपनी कुछ जरूरतें हैं, और समाज के लोग ये अपेक्षा करते हैं कि परस्पर व्यवहार में उस समाज के लोग एक दूसरे की उन जायज मांगों की आपूर्ति करें जिन्हें वे एक दूसरे के समक्ष मांगों के रूप में रख रहे हैं। और रूढ़ि इसकी व्यवस्था करती है कि यह प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होगा कि अगर उससे कोई एक वैलिड मांग ये रख रहा है, वैलिड यानी जिसे अन्यायपूर्ण अनुचित नहीं कहा जा सकता, जो होना चाहिए, ऐसी मांग रख रहे हैं, तो दूसरे का यह कर्तव्य होगा कि वह उस मांग की आपूर्ति करे। यानी रूढ़ि एक प्रत्याशा पैदा कर रही है, आचरण का नियम एक प्रत्याशा पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा था प्रतिशब्द जब आ जाएगा कहीं भी, ठीक है, पहले किसी शब्द के लगा दिया जाएगा तो दूसरे का भाव देगा। यानी रूढ़ि ये प्रत्याशा पैदा कर रही है, यानी रूढ़ि प्रत्येक व्यक्ति से ये मांग कर रही है, ये आशा कर रही है कि वह किसी अन्य के द्वारा की जाने वाली वैध मांगों की आपूर्ति करेगी। यानी रूढ़ि सामाजिक प्रत्याशाओं को जन्म देती है जो आपूर्ति किए जाने का, ठीक है, विचार रखती हैं, जो आपूर्ति किए जाने की मांग करती है। रॉबर्टो मेंगाबीरा उनगर रूढ़ि को इस रूप में देख रहे हैं, और इसमें इसकी पहचान दो तत्वों के आधार पर कर रहे हैं। एक, इसमें नियमितता का तत्व है, लगातार रिपीटेशन है, लगातार आचरण की प्रणाली के तौर पर चूंकि ये मान्य है, इसमें इसलिए लगातार रिपीटेशन है। इस रूप में रूढ़ि को पहचान योग्य ये बना रहे हैं रॉबर्टो मेंगाबीरा उनगर। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि रूढ़ि एक मानकीय तथ्य ये भी अपने में समेटे हैं। मानकीय तथ्य यानी उस समाज के लोग आचरण की प्रणाली के तौर पर उस नियम को मान्यता देना, ये इसके लिए मानसिक दबाव ये अनुभव करते हैं। हमने आपको पहले भी कहा, जैसे डेली रूटीन लाइफ में आप भी कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे कर दें। नो डाउट यू आर कैपेबल टू बिहेव इन सच ए स्टाइल, आप वैसे व्यवहार करने में सक्षम है, फिजिकली मेंटली कोई कमी नहीं है आप में, लेकिन फिर भी आप एक मानकीय दबाव अनुभव कर रहे हैं, आप एक बाध्यता अनुभव कर रहे हैं कि कैसे कर दें। ये तो किया ही नहीं कभी, ठीक है, और जो किया नहीं उसे करने से ही विकास होता है, ये भी तय है। कि जो किया गया वही करते रहोगे तो लकीर के फकीर हो, ठीक है। विकास तो अज्ञात की ओर जाना, जो अभी तक नहीं किया वो करना, लेकिन विकास से उन्नति होगी पता नहीं। यही हमने कहा था कि आप अज्ञात में छलांग लगाएंगे तो हो सकता है अच्छा हो सकता है और बुरा हो जाए, लेकिन फिर भी अज्ञात में छलांग लगाना यही सभ्यता है, यही मैंने कहा। क्योंकि
सभ्यता क्या है? ठीक ढंग। और ठीक ढंग क्या है? विकास करना। और विकास की संभावना बदलाव में है, अज्ञात में छलांग लगाने में है। इसलिए सभ्यता क्या है? विकास। विकास ही सभ्यता है। ये मेन का निष्कर्ष है। ठीक है, तो आप रिपीटेशन, रूढ़ि में रिपीटेशन है, और दूसरा तत्व तो बाध्यता का है। क्या बाध्यता का? यानी एक पक्ष अपने को बाध्य पाता है इस आचरण की प्रणाली से, और दूसरा अपने में हकदारी अनुभव करता है कि ये ऐसा करेंगे कैसे नहीं, पहले तो सब लोग करते हैं, ये क्यों नहीं करेंगे। यानी एक मानकीय तत्व ये भी रूढ़ि में है, और वो मानकीय तत्व हकदारी या बाध्यता इनसे संबंधित है। एक बाध्यता का अनुभव करेगा और एक हकदारी का अनुभव करेगा, और ये सार्वजनिक और सकारात्मक नहीं है, ये सामाजिक स्वीकृति के आधार पर लागू है। ये रॉबर्टो मैंगाबीरा उनगर का अध्ययन दिखता है। फिर वो कहते हैं किसी भी समाज में दूसरी एक विधि और पाई जाती है, वो कहती है अधिकार तंत्रीय है, जिसे वो नौकरशाही की विधि ये कहते हैं। और अधिकार तंत्रीय विधि ये रूढ़ि से ही परिवर्तित होती है, लेकिन रूढ़ि के बिना भी होती है। ठीक है, ये अधिकार तंत्रीय विधि, इसका लक्षण क्या है? ये सार्वजनिक होती है, ये सकारात्मक होती है। रूढ़ि भी सामान्य है, क्योंकि रॉबर्टो मैंगाबीरा उनगर के अध्ययन में यही विशेष बात है कि सामान्य और सार्वजनिक इन दो शब्दों में भेद है। सामान्य का अर्थ है जो सबसे संबंधित है, यह जो अधिकतर से संबंधित है। हमने आपको उदाहरण दिया थे कि आप लघुत्तम, ठीक है, क्या जब भिन्न के सवाल हल करते हो तो नीचे एलसीएम, ठीक है, लेते हो, और क्या करते हो? कॉमन चीज ये ले लेते हो। यानी भिन्न जो आप सवाल हल कर रहे हो उसमें जोड़ घटाना जो भी आप कर रहे हो, उसमें हर के रूप में जो अंक दिए हैं उनमें जो कॉमन है वो नीचे आप, ठीक है, कॉमन लेते हो, देन वो सवाल हल होता है। तो कॉमन का अर्थ हुआ जो सब में है। और सार्वजनिक रॉबर्टो मैंगाबीरा उनगर के लिए जो, ठीक है, सरकार से संबंधित है, एक इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, वो सार्वजनिक है। इसे आप आम समाज में भी समझ सकते हो, बोले ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी सरकार की प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो? पब्लिक प्रॉपर्टी। वो आपकी नहीं होती। आपको पब्लिक प्रॉपर्टी तो लाओ हम अपना हिस्सा लिए जाए तो तुम्हें चोरी जेल जाओगे। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसमें कॉन्सेप्शन में रॉबर्टो मैंगाबीरा उनगर का अध्ययन दिखाई देता है। और चूंकि रॉबर्टो मैंगाबीरा उनगर को आपने पढ़ नहीं रखा, इसलिए मीम बना रहे हो और चुटकुले सुना रहे हो इस बात पर कि साहब पब्लिक प्रॉपर्टी तो हम बल्ब हम लिए जाएंगे ट्रेन में लगा। पब्लिक प्रॉपर्टी ये शब्दावली रॉबर्टो मैंगाबीरा उनगर की है, क्योंकि उनके लिए पब्लिक का अर्थ है जो सरकार से संबंधित है। ठीक है, तो पब्लिक यानी सार्वजनिक नहीं है विधि, किंतु सामान्य है। विधि कह गए रूढ़ि, विधि का वो प्रारूप जो रूढ़ि के रूप में अभिज्ञात है, वो सार्वजनिक नहीं है किंतु सामान्य है। ठीक है, वो सकारात्मक नहीं है बल्कि सहज है, यानी उसका सहज विकास आचरण की प्रणाली के तौर पर हुआ है, वो सकारात्मक नहीं है, यानी सरकार के द्वारा जानबूझकर लागू नहीं किया गया। पॉजिटिविटी ये रॉबर्टो मैंगाबीरा उनगर के लिए उन नियमों में है जो जानबूझकर लागू किए गए। ठीक है, ये रॉबर्टो मैंगाबीरा उनगर का अध्ययन है रूढ़ि के प्रति। फिर वो कहते हैं दूसरे प्रकार की विधि उस समाज में पाई जाती है जो अधिकार तंत्रीय है। इसका लक्षण यह है, ये सार्वजनिक भी है, सकारात्मक भी है, और जो सार्वजनिक सकारात्मक तो सामान्य तो ऑटोमेटिकली होगी ही होगी। यानी सार्वजनिक है यानी सरकार के द्वारा लागू की गई है, और सकारात्मक यानी जानबूझकर निर्मित हुई है।
इसका सहज विकास नहीं हुआ। रूढ़ी का तो सहज विकास हुआ, और सहज विकास किसी भी चीज का कब होता है? जब आपने एक बार आचरण एक विशेष प्रकार से किया। उस समय आपको भी नहीं मालूम था कि इस प्रकार से आचरण करने के क्या परिणाम होंगे, लेकिन मनुष्य विवेकशील है, उसकी वृत्ति, उसमें सौंदर्य अनुभूति है, इसलिए उसकी वृत्ति कैसी है? विकास की ओर, सभ्यता की ओर। वो सभ्य है। और सभ्य का मतलब क्या हुआ? जो बदलाव लाने में रुचि रखे। और बदलाव किससे आएगा? अज्ञात से। और अज्ञात ज्ञात कैसे होगा? प्रयोगों से। और प्रयोग किससे कहते हैं? करके देखना। तो पहली बार आपने एक काम करके देखा, जब कर रहे थे नहीं पता था अच्छा होगा बुरा होगा, अच्छा हुआ। आपने ये जाना, हो सकता है संयोग से अच्छा हो गया, फिर करके देखा, फिर अच्छा हुआ, लगातार करके देखा, लगातार अच्छा ही रहा। अब ये आचरण की प्रणाली के तौर पर मान्य हो जाएगी, और आप कहेंगे ये नियम के तौर पर मान्य हो जाएगा। विकास तो ऐसे ही होगा ना, विकास की अन्य कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। ये सहज विकास है, ये सहज विकास है जो समाज की प्रयोगशाला में घटित हो रहा है। और एक हम कमरे में बैठे हैं, क्योंकि हम बुद्धिमान आदमी हैं, हमें ईश्वर ने क्षमता दी है, हम सोच सकते हैं, हमने लोगों की परेशानियां देखी, उनका समाधान अपने दिमाग में किया। जरूरी नहीं कि हम गलती सोचेंगे, हमने ठीक सोचा और जानबूझकर निर्मित कर दिया, नहीं यही करोगे, ये भी ठीक होगा और वो भी ठीक होगा। इसीलिए ऐतिहासिक विचारधारा भी ठीक है और प्रमाणवादी भी ठीक है। ठीक है ना? दोनों ठीक हैं, और दोनों का दुरुपयोग हुआ। दोनों का दुरुपयोग नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक विचारधारा की ओर फिर लौटना पड़ा। भाई 19वीं शताब्दी में है ना ये, फिर इस स्थिति का दुरुपयोग शुरू हुआ, फिर आए प्राकृतिक विधि विचारधारा की ओर। ठीक है, तो चीजें कोई गलत नहीं है, चीजें सब ठीक हैं। ठीक है, तो सहज विकास जिसका हुआ वो रूढ़ी है, और अधिकार तंत्रीय विधि भी पाई जा रही है, पाई जाएगी। क्योंकि प्रत्येक समाज में नेतृत्व करने वाला वर्ग ये भी होगा, अर्थात सरकार ये भी होगी, और सरकार में बैठे हुए लोग लोगों की जरूरतों के मुताबिक उनका अनुभव करके विधायन करेंगे, यानी जानबूझकर निर्मित करेंगे विधि। यानी अधिकार तंत्रीय विधि होगी, और वो कैसी होगी? सार्वजनिक भी होगी और सकारात्मक भी होगी। वो सरकार से निर्मित भी होगी और उसमें पॉजिटिविटी ये भी होगी, जानबूझकर निर्मित होगी, सामान्य तो होगी होगी। फिर ये अधिकार तंत्रीय विधि, विधिक व्यवस्था इसकी ओर निर्मित होगी, इसकी ओर बढ़ेगी। ये विकास का क्रम चल रहा है, रूढ़ी, अधिकार तंत्रीय और विधिक व्यवस्था तीनों पृथक रूप में भी रहेंगी, और रूढ़ियां इस रूप में मान्य हो जाए, ये भी होगा। दोनों काम होंगे, इन तीन रूपों में भी विधि पाई जाएगी, और विकास भी एक से दूसरे का ये दिखेगा, ये भी होगा। ठीक है ना? अब विधिक व्यवस्था आएगी, और विधिक व्यवस्था के रूप में जिस विधि को मान्यता मिलेगी उसके बारे में रॉबर्टो मेंगाविरा उनगर का जो कहना है कि उसमें सकारात्मकता होगी, यानी जानबूझकर निर्मित होगी, वो सार्वजनिक होगी, यानी सरकार से संबंधित होगी, लेकिन सबसे मूल लक्षण जो उसमें होगा वो होगा स्वायत्तता का, वो ऑटोनोमस होगी। ठीक है, उसमें स्वायत्तता होगी, सामान्यता होगी, सकारात्मकता होगी, सार्वजनिक होगी, लेकिन उसमें ऑटोनोमस स्वायत्तता का लक्षण और देखा जाए। और जब स्वायत्तता का लक्षण भी उसमें आएगा तब वो विधि के रूप में परिवर्तित होगी। तो कानून विधिक व्यवस्था के तौर पर
कि परिवर्तित होता है तो उसमें ऑटोनोमस स्वायत्तता का लक्षण आता है। स्वायत्तता ये क्या चीज है? ऑटोनोमस ये क्या शब्द है? तो ऑटोनोमस या स्वायत्त उसी संस्था को कहा जाएगा, उसी व्यक्ति अथवा वस्तु, वस्तु तो नहीं कहना चाहिए, व्यक्ति भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, स्वायत्त शब्द संस्थाओं के साथ उपयोग होता है। और संस्था में बार बार कहा, संस्था का और कोई अर्थ नहीं है। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी कहां है? ठीक है, आपको ये है तो ये तो भवन है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी कहां है? जो शब्द हम लोगों ने टीपीए जब बात कर रहे थे, कहता कि खड़ा काष्ठ उगती फसल, और घास, ये आपका अचल संपत्ति नहीं है। ये कहता है कि खड़ा काष्ठ, उगती फसल और घास ये नहीं है। ठीक है, तो खड़ा काष्ठ, इसकी डेफिनेशन करने की बात आई थी कि खड़ा काष्ठ कहे किसे? तो वहां कहा था कि जब आप अलगाव न कर सकें, जैसे आपसे पूछें कि शीशम कहां है, तो आप दिखाओगे शीशम का पेड़। हम कहीं शीशम का पेड़ है, शीशम दिखाओ, तो आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप शीशम दिखा पाओ। शीशम और शीशम का पेड़ एक ही चीज है। आम और आम का पेड़ अलग अलग बात है। आप तो कहें आम दिखाओ, आम दिखा दोगे, आप तो कहें आम का पेड़ दिखाओ, पेड़ दिखा दोगे। ठीक है, गेहूं कहां है? ठीक है, तो आप अलग से गेहूं दिखा दोगे, ठीक है ना, लेकिन गेहूं का पौधा अलग से दिख जाएगा। लेकिन शीशम के साथ ये बात नहीं चल सकती। ठीक है, तो जब अलगाव है तो बात अलग है। हम कहें रुहेलखंड यूनिवर्सिटी दिखाओ, तो आप रुहेलखंड यूनिवर्सिटी कहीं नहीं दिखा सकते। जो कुछ आप दिखाओगे वो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का भवन होगा। भवन दूसरे बन सकते हैं। भवन बनने में क्या कठिनाई है? और अगर ये भवन रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है, तो जब वो भवन बन जाएगा, वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये भवन रुहेलखंड यूनिवर्सिटी क्यों नहीं रहेगा? तब भी तो रहना चाहिए। नहीं रहेगा, इसका मतलब ही ये हुआ कि रुहेलखंड यूनिवर्सिटी भवन नहीं है, वो कुछ अमूर्त है जो हमारी सोचों में है। वो कुछ है जिसे मान्यता दी गई है राज्य की ओर से, वो कुछ है। इसलिए रुहेलखंड यूनिवर्सिटी क्या है? संस्था है। तो इसका मतलब क्या निकला कि संस्था का अर्थ है ऐसे नियमों का समूह जो मानव समुदाय के आचरण को रेगुलराइज करते हैं, उन्हें हम संस्था कहते हैं, इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जब हम लोग रियलिस्टिक पढ़ेंगे तो वो लोग कहते हैं शब्दों में जादू है। आप संस्था का अर्थ इससे पहले जानते रहे हों, इसकी संभावना थोड़ी कम है, हो सकता है जानते रहे हों, लेकिन संस्था क्या है? संस्था शब्द उच्चारित होते ही लगभग आपके दिमाग में आ जाता था। जानते नहीं थे, यही शब्द का जादू है। शब्द उच्चारित होता है, उसका भाव ये आपके दिमाग में आने लगता है, जबकि आप उसका अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। और यही आपको कानून के साथ लगता है। जब आप कहते तो अंग्रेजी में समझ में आता, हिंदी में नहीं आता। अरे भाई, कैसे ऐसा हो सकता है? ये तो बात ही असंभव कह रहे हो। मदर टंग में तो वो समझ में आता है भाई, मां की गोद से ज्यादा बेहतर गोद कोई हो सकती है। तो मातृभाषा में जो समझ में नहीं आता वो विदेशी भाषा में कैसे आ जाता है? आता कुछ नहीं है।
बस वो शब्द सुना सुना लगता है आपको, और ये शब्द अनसुना लगता है, इसलिए वो शब्द जब प्रयोग होता है तो आपका मन आपको ये बताता है कि समझ लिया। और जो हिंदी में बोला जाता है वो शब्द अपरिचित है, इसलिए आपको लगता है नहीं समझ में आया। आप तो पूछो संविदा बोले एग्रीमेंट, बोले एग्रीमेंट बोले संविदा, ना संविदा मालूम है ना एग्रीमेंट मालूम है। एग्रीमेंट सुना सुना लगता है, संविदा थोड़ा अनसुना लगता है, इसलिए आप बताते हो कि वो समझ में आता है अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं आता, कुछ नहीं आता है आपको। भाषा समस्या ही नहीं है, समस्या कॉन्सेप्शन है। आपको संकल्पना नहीं है कानून की, इसलिए वो नहीं आ रहा है। भाषा दिक्कत नहीं है, भाषा तो हिंदी से ज्यादा बेहतर कौन सी होगी। वही कहते हैं मां की गोद से ज्यादा बेहतर गोद कौन सी है। हिंदी तो मातृभाषा है, उसमें कैसे नहीं आएगा। तो संस्था ये ऑटोनोमस होती है। ऑटोनोमस का अर्थ है कि यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त तो संस्था है, यानी वो अपने निर्णयों के लिए किसी पर आश्रित नहीं है। इसका मतलब स्वायत्तता का लक्षण यह है, उस संस्था को स्वायत्त कहा जाएगा, उस व्यक्ति को भी स्वायत्त कह दें तो भी कोई बुराई नहीं है, कि जो अपने निर्णयों को स्वयं लेता है, किसी से मार्गदर्शन स्वीकार नहीं करता। मार्गदर्शन नहीं, परामर्श। परामर्श स्वीकार करना अलग बात है और मार्गदर्शन स्वीकार करना अलग बात है। आपने अच्छी बात कही, क्यों नहीं मान लेंगे, लेकिन तब हमने आपका परामर्श स्वीकार किया है। मार्गदर्शन आपके बिना हम चलेंगे ही नहीं, आप ही बताओगे किधर चलें। ठीक है, आप ही बताओगे किधर चलें, ये मार्गदर्शन है। और आपने ठीक बताया इसलिए मानेंगे, ये परामर्श है, को स्वीकार करना है। ये समावेशी व्यक्तित्व का लक्षण है, ठीक है, कि परामर्श को स्वीकार करना, अच्छे परामर्श को स्वीकार न करना, ये घमंडी व्यक्तित्व का लक्षण है। लेकिन मार्गदर्शन, आश्रित होना किसी पर, यह अलग बात है। तो स्वायत्त वो है जो किसी पर आश्रित नहीं है। तो रॉबर्टो मैंगाबीरा उनगर कहते हैं कि कालांतर में अधिकार तंत्रीय विधि विधिक व्यवस्था को जन्म देती है, और जब विधिक व्यवस्था के रूप में अधिकार तंत्रीय विधि विकसित होती है तो इसमें स्वायत्तता का लक्षण आ जाता है। ठीक है, स्वायत्तता का लक्षण आता है, यानी अब इसका पृथक अस्तित्व हो गया। अब ये किसी पर आश्रित नहीं है, अब व्यक्ति इसे सहज स्वीकृति दे न दे, ठीक है ना, जब तक रूढ़ी रही, सामाजिक स्वीकृति पर आधारित रही, अधिकार तंत्रीय रही, सरकार की मान्यता पर आधारित रही, अब विधिक व्यवस्था बन गई है। अब किसी से भी इसका मतलब नहीं है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व आ गया, ऑटोनोमस हो गई है। और ऑटोनोमस तीन तरीके से प्रकट होती है। विधि की स्वायत्तता ये तीन तरह से प्रकट होती है। एक सबस्टेंटिव ऑटोनोमसनेस है, एक एग्जीक्यूटिव कार्य पद्धति, ठीक है, आपका ऑटोनोमसनेस है, तीसरी प्रोफेशनल ऑटोनोमसनेस है। कार्य पद्धति है, स्वायत्तता है, व्यावसायिक स्वायत्तता है, और आपका मौलिक स्वायत्तता है। तीन प्रकार से स्वायत्तता प्रकट होना शुरू होती है। विधिक व्यवस्था जब स्वायत्त बनती है, ऐसा कह रहे हैं। मौलिक स्वायत्तता विधि में आ गई है, ये कब माना जाए? तो रॉबर्टो मैंगाबीरा उनगर सोसाइटीज का अध्ययन करके बताते हैं कि मौलिक स्वायत्तता विधि में आ गई है, ये तब माना जाएगा जबकि उस समाज में जो न्याय निर्णायक प्राधिकारी हैं, वो निर्णय देने के लिए विधि का उपयोग करें, किसी से पूछे नहीं, मार्गदर्शन नहीं ले, और निर्णय के नियमों के तौर पर जब विधि अस्तित्व ग्रहण कर लेती है तो उसमें मौलिक स्वायत्तता आ गई। और मौलिक स्वायत्तता होने के लिए निर्णयों के तौर पर, निर्णयों के आधार के तौर पर उसे स्थापित तो होना ही चाहिए, साथ ही उसे किसी विशेष विचारधारा पर आधारित भी नहीं होना चाहिए। दो गुण अगर विधि में है, वो विशेष विचारधारा पर आधारित नहीं है, और समाज का न्याय निर्णायक वर्ग उसे निर्णयों के आधार के तौर पर स्वीकार कर रहा है, तो विधि में मौलिक स्वायत्तता है।
ये कह रहे हैं रॉबर्टो मेगावीरा उनगर, उसमें कार्य पद्धतीय स्वायत्तता है। यदि उस समाज के कार्यपालक प्राधिकारी अपने कामों का औचित्य सिद्ध करने के लिए या अपने कामों को उचित बताने के लिए उस विधि का सहारा लें तो उसमें कार्य पद्धतीय स्वायत्तता है। सरकार कहती है हमने फला कानून है इसलिए ऐसा किया, जज साहब कहते हैं कि फला कानून है इसलिए हमने निर्णय दिया। मौलिक स्वायत्तता है, कार्य पद्धतीय स्वायत्तता है, विधिक व्यवस्था में परिवर्तन आ गया है। रूढ़ से शुरू हुई थी बात, यहां तक आ गई और उस समाज में व्यवसाय के तौर पर जब विधि को अपनाया जाता है तो उसमें व्यवसायिक स्वायत्तता आती है। ठीक है, और ये रॉबर्टो मेगावीरा उनगर का अध्ययन है विधिक व्यवस्थाओं का। उनका क्रमशः विकास होता है विधिक व्यवस्थाओं का। ये रूढ़ से अधिकार तंत्रीय विधि में अपना रूप परिवर्तन करती है। ठीक है, अधिकार तंत्रीय विधि से विधिक व्यवस्था में अपना रूप परिवर्तन करती है। लेकिन यह भी हो सकता है कि वो रूढ़ी अधिकार तंत्रीय विधि और विधिक व्यवस्था है, ठीक है, इसमें रूप परिवर्तन करे, और यह भी हो सकता है कि रूढ़ियों के रूप में वो मान्यता प्राप्त रहे। लेकिन रूढ़ियों के रूप में मान्यता प्राप्त रहेगी तो विधि नहीं बनेगी, रूढ़ी विधि तभी बनेगी। ठीक है, जब वो अधिकार तंत्रीय विधि और विधिक व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाए। भाई ऐसी बहुत सारी रूढ़ियां वो कानून थोड़े मानी जाती हैं, कानून कौन सी रूढ़ी मानी जाएगी। ठीक है, ये बताया है जिसमें संगतता हो, यानी कानून ही बता रहा है कि इस रूढ़ी को हम कानून मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। हर रूढ़ी कानून थोड़ा ही है, ठीक है ना। तो इस रूप में परिवर्तन होता है। उन्होंने कहा जब इस रूप में परिवर्तन होता है तो कब होता है ये? उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में उसका संगठन सरल से जटिल होता है, ठीक है, और समाज में जागरूकता आती है। तो किसी भी समाज में बदलता हुआ संगठन, यानी सरल से जटिल होता संगठन और उस समाज की जागरूकता, ये इस परिवर्तन का आधार बनती है। संगठन यानी हम ये देखते हैं कि आचरण की इस प्रणाली से समाज ज्यादा संगठित और सशक्त हो रहा है समाज के तौर पर, तभी तो हम उस रूढ़ी को अधिकार तंत्रीय विधि और विधिक व्यवस्था में परिवर्तित करेंगे, ठीक है ना। तो सामाजिक संगठन और लोगों की जागरूकता, जब हम ये जानेंगे, ये हमने कैसे जाना? जब जागरूक होकर निरीक्षण करेंगे तभी तो जानेंगे। तो संगठन और जागरूकता इस परिवर्तन की वाहक ये बनती है। हम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा बताइए? ठीक है, एक भी शब्द अंग्रेजी का एक भी शब्द मीनिंग देर भाई, कहीं बहुत बोलचाल के शब्द उपयोग कर लिए तो कर लिए, अन्यथा हिंदी ही बोल रहे हैं लगातार, और आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? आपको संकल्पना नहीं है, और जो पढ़ाने का नाटक कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उनमें भी संकल्पना नहीं है। इसलिए आप इस भ्रम में जीने लगते हैं कि कानून अंग्रेजी में समझ में आएगा, हिंदी में नहीं। अंग्रेजी में भी कुछ नहीं आएगा, हिंदी में भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो समझना है वो संकल्पना है, वो कॉन्सेप्शन है। ठीक है, तो कहता है कि संगठन और जागरूकता इस परिवर्तन की वाहक बनते हैं। और समाज, ठीक है, क्या होता है? रूढ़ी को विधिक व्यवस्था, अधिकार तंत्रीय विधि, इन रूपों में मान्यता देना शुरू कर देता है। और वो कहता है, रॉबर्टो मेगावीरा उनगर का ये भी आपका अध्ययन है या अध्ययन का निष्कर्ष है कि कानून उदारोत्तर होता चला जाता है, लगातार उदार होता है, लगातार उदार होता है, अर्थात उसमें प्रारूपिकता की अपेक्षा, फॉर्मेलिटी की अपेक्षा साम्य, ठीक है, और सामाजिक समेकता, इसके तत्व ज्यादा आने लगते हैं। ये कानून की व्याख्या आप देखें, अनुच्छेद 21 ए.के. गोपालन में भी डिफाइन हुआ और अनुच्छेद 21 मेनका गांधी में भी डिफाइन हुआ। उदारोत्तर लगातार, अनुच्छेद 21 एक्सटेंडेड व्यू आ रहा है, अनुच्छेद 14 का एक्सटेंडेड व्यू आ रहा है, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन कानून प्रारूपिकता से साम्य और सामाजिक समेकता की ओर बढ़ रहा है। सामाजिक समेकता का अर्थ हुआ कि जब हम
कानून को इस प्रकार लागू करना शुरू करते हैं कि पहले ये विचार करते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार देने से दूसरे के अधिकारों पर, यानी समाज के अधिकारों पर क्या प्रभाव आएगा और समाज के अधिकारों पर अच्छा प्रभाव आए। जब इस भाव को लेकर हम कानून की व्याख्या शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि कानून सामाजिक समेकता की ओर उन्मुख है और कानून में साम्य इसका प्रवेश होना शुरू होता है। अनुच्छेद 21 के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन AK गोपालन में जो उनका अर्थ समझा गया और जो मेनका गांधी में उनका अर्थ आया है, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो ये साम्य का प्रवेश है कानून में। रॉबर्टो मैंगाविरा उनगर का ये भी निष्कर्ष है कि जब विकास करती है विधिक व्यवस्था तो कानून प्रारूपिकता से, फॉर्मेलिटी से ये साम्य और सामाजिक समेकता की ओर बढ़ता है। सामाजिक समेकता का अर्थ है दूसरे के अधिकार और कर्तव्य का ध्यान रखते हुए व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या, और न्याय साम्य का अर्थ है न्याय का अंतः स्थित भाव। न्याय यानी जो होना चाहिए वही हो, इसी को न्याय कहते हैं। ये रॉबर्टो मैंगाविरा उनगर का अनुभव है जो उन्होंने ऐतिहासिक प्रणाली से हासिल किया है, हिस्टोरिकल जो तरीका है उससे हासिल किया है। और चूंकि ये उन्होंने खोजा है इसलिए उनका ज्ञान है। हम जो प्राप्त कर रहे हैं ये सूचना है, हमारे द्वारा उसका अध्ययन किया जा रहा है, शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं। रॉबर्टो मैंगाविरा उनगर का यह भी कहना है कि एक दिन आएगा जब हम फिर विधिक व्यवस्था से अधिकार तंत्री विधि और रूढ़ियों की ओर बढ़ेंगे, और ऐसा उनका मानना है इसलिए होगा क्योंकि जब विधिक व्यवस्था आ जाती तो आडंबर बहुत शुरू हो जाता है। ठीक है, नाटक बहुत शुरू हो जाता है, ये हम आज देखते भी हैं। और नाटक के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का दमन होने लगता है जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि कोई जब कांग्रेस शासन में होगी तो सद्भावना दौड़ होने लगेगी, मार समाज में सद्भावना ही सद्भावना हो जाएगी, और वो सद्भावना कुछ नहीं है, नाटकबाजी है। जब भाजपा शासन में होगी तो आप देखेंगे समाज बड़ा नैतिक होने का प्रयास ये करने लगेगा, जबकि कुछ नहीं है नैतिक वैतिक, कुछ नहीं हो, नाटक कर रहे हो सिर्फ। ठीक है, तो होगा क्या? रॉबर्टो मैंगाविरा उनगर का ये बड़ा स्वाभाविक अनुभव है। वो ये कहते हैं कि ये जो विकास हो रहा है इसके कारण एक आडंबर पैदा होगा, और इससे हम बहुत हद तक सहमत हैं, बहुत सहमत हैं। वो कहते हैं इससे एक आडंबर पैदा होगा। जैसे आप देखें सोशल मीडिया भरी पड़ी है, माँ बाप का सम्मान, माँ का सम्मान, और वो हो रहा है जीकर मेडिकल कॉलेज जैसे वो स्त्री सम्मान, स्त्री गरिमा, मार फेमिनिज्म का युग चल रहा है। लेकिन क्या वाकई चल रहा है? वाकई चल रहा है तो फिर ये सब दिख क्यों रहा है? तो रॉबर्टो मैंगाविरा उनगर कहते हैं ये सब नाटक है, और ये आडंबर जो विधिक व्यवस्था का ये जो विकास है एक आडंबर पैदा करेगा, और ये आडंबर व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के दमन के रूप में उपयोग किया जाएगा। लोग ये अनुभव करेंगे कि वे असमान हैं। ठीक है, और ये भाव उनमें विश्वास पैदा करेगा कि सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया जाए। तो ये आडंबर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन करेगा और असमता के प्रति जो लोगों का विश्वास होगा वो इस सारे व्यवस्था को एकदम तहस नहस कर देगा, और लोग फिर वापसी करेंगे विधिक व्यवस्था से अधिकार तंत्रीय और रूढ़ि की ओर, और कबीलाई समाज का निर्माण होगा। ये शायद अतिशयोक्ति होगी रॉबर्टो मैंगाविरा उनगर की, लेकिन विचारक वही होता है जब आप कई बार कहते हैं ना खिसिया के बोल रहे हो, तो खींच में बोल रहे हो, तो शायद ये निष्कर्ष उनका कि कबीलाई समाज की ओर हम अग्रसर होंगे, ये शायद उनकी खींच है। अब क्या है ये तो वही बताएंगे, वो तो हमें पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ये खींच है। ऐसा शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर सच है कि व्यवस्थाएं आडंबर पैदा करती है, ये सही है। और लोग व्यवस्था
न मानते हुए स्वयं को व्यवस्थित दिखाने के लिए, ठीक है, मन से तो अव्यवस्था के पक्षधर होते हैं लेकिन व्यवस्था का आडंबर करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो हमारे जैसे लोगों को बड़ी कोफ्त होती है और फिर हमारे जैसे लोगों की प्रतिक्रिया रॉबर्टो मेगावीरा उनगर की जैसी प्रतिक्रिया होती है कि खत्म कर दो सब कुछ, ये नाटक है सारा, व्यवस्था कुछ नहीं है। और हम बार बार कह दिया करते हैं जैसे आप लोगों से भी कि कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता, बहुत ही बदतमीज हो, बता अपने आप को सभ्य रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। शायद यही रॉबर्टो मेगावीरा उनगर कह भी रहे हैं। तो ये रॉबर्टो मेगावीरा उनगर का सिद्धांत है कानून के प्रति। अब केवल हर्बर्ट स्पेंसर और जातीयता का सिद्धांत बचा, उस पर कल बात करेंगे, देखेंगे।